हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से इस यूट्यूब चैनल श्री दामोदरम क्लासेस में। आज से हम लोग पढ़ेंगे इसम टोट्स। इसम टोट्स का हिंदी मीनिंग होता है अनंत स्पर्शी और इसका डिफिनीशन होता है अ स्ट्रेट लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन which touches a curve at 2 points at infinite distance from origin is called asymptote to the curve। मतलब कि जो एसिम्प्टोट्स होता है वह एक सीधी रेखा होता है और यह ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है which touches a curve at 2 points at infinite distance from origin। और एक और दिए गए कर्व को ओरिजिन से इनफाइनाइट दूरी पर दो बिंदुओं पर टच करता है। मतलब कि मान लीजिए हमें एक कर्व दिया हुआ है तो इस कर्व का एसिम्प्टोट्स एक ऐसी सीधी रेखा होगा जो ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा और कर्व को ओरिजिन से इनफाइनाइट दूरी पर दो बिंदुओं पर टच करेगा। मतलब कि एसिम्प्टोट्स एक ऐसी सीधी रेखा होता है जो किसी दिए गए कर्व को इनफाइनाइट पर दो बिंदुओं पर टच करता है और यह एसिम्प्टोट्स ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। ठीक, यह जो एसिम्प्टोट्स होता है यह ओरिजिन पर भी हो सकता है और ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर भी हो सकता है। बस जो एसिम्प्टोट्स होता है वह इनफाइनाइट से होकर नहीं आता है। जो एसिम्प्टोट्स होता है वह ओरिजिन से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से होकर ही जाता है। एसिम्प्टोट्स कभी भी ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस से होकर नहीं जाता है। यह जो एसिम्प्टोट्स है यह ओरिजिन से होकर जा रहा है। तो जब ओरिजिन से होकर जा रहा है तो ओरिजिन से कितनी दूरी से होकर जा रहा है? ओरिजिन से 0 दूरी से होकर जा रहा है। और जो 0 डिस्टेंस है, जो 0 दूरी है वह एक फाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक, तो एसिम्प्टोट्स ओरिजिन से होकर जा सकता है लेकिन एसिम्प्टोट्स कभी भी इनफाइनाइट से होकर नहीं जा सकता है। एसिम्प्टोट्स हमेशा ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस से होकर जाता है और कर्व को ओरिजिन से दो बिंदुओं पर इनफाइनाइट पर टच करता है। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एसिम्प्टोट्स निकालते कैसे हैं। ठीक, तो एसिम्प्टोट्स निकालने का वर्किंग रूल में हम लोगों का पहला रूल होता है फाइंड द हाईएस्ट डिग्री एन ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। सबसे पहले हम लोग दिए गए कर्व के इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री निकालते हैं और उस हाईएस्ट डिग्री को हम एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग का दूसरा रूल होता है पुटिंग x is equals to 1 and y is equals to m in n minus 1 n minus 2 n minus 3 comma dot dot degree terms of given equation of the curve and we find phi n m comma phi n minus 1 m comma phi n minus 2 m comma phi n minus 3 m comma dot dot dot। अब इसके बाद हम लोग पुटिंग करते हैं x is equals to 1 and y is equals to m in n डिग्री टर्म n minus 1 डिग्री टर्म n minus 2 डिग्री टर्म और n minus 3 डिग्री टर्म। इसी प्रकार मतलब कि दिए गए कर्व के इक्वेशन में सबसे पहले हम सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले में यानी सबसे हाईएस्ट डिग्री को हम किससे डिनोट करते हैं? n। तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म में x is equals to 1 और y is equals to m पुट करते हैं। उसके बाद n minus 1 डिग्री यानी हाईएस्ट से जो कम डिग्री वाला होता है n-1 डिग्री। अब उसके बाद n-1 डिग्री वाले टर्म में पुट करते हैं। उसके बाद n-2 डिग्री वाले में पुट करते हैं। उसके बाद n-3 डिग्री वाले में x is equals to 1 and y is equals to m पुट करते हैं। तो जब हम n डिग्री वाले में x is equals to 1 and y is equals to m पुट करते हैं तो हमें phi n m मिलता है। जब हम n-2 डिग्री वाले में पुट करते हैं तो हमें phi n-1 m मिलता है। जब हम phi n-2 डिग्री वाले में पुट करते हैं तो हमें phi n-2 m मिलता है। जब हम n-3 डिग्री वाले में पुट करते हैं तो हमें phi n-3 m मिलता है। ठीक, इसके बाद हम लोग का तीसरा रूल होता है इक्वेटिंग phi n m is equals to 0 and solve for m let its roots be m1 m2 m3।
मतलब कि जब हम दिए कर्व के इक्वेशन में n डिग्री टर्म्स में x = 1 एंड y = m पुट करते हैं तो हमें phi nm मिलता है। अब हम क्या करते हैं, तीसरे रूल में इस phi nm को 0 के इक्वल दिखाते हैं, ठीक, और उसको सॉल्व करते हैं तो हमें m की वैल्यू मिलता है। जब हम phi nm = 0 को सॉल्व करते हैं तो हमें m की एक वैल्यू मिल सकती है, दो वैल्यू मिल सकती है, तीन वैल्यू मिल सकती है, यानी हमें m के कई एक या एक से अधिक वैल्यू भी मिल सकते हैं। तो जब हमें m के एक से अधिक वैल्यू मिलता है हम उनको m1 m2 m3 मान सकते हैं, ठीक। और हम लोग का चौथा रूल होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ c1 c2 c3 डॉट डॉट ऑफ c टू द वैल्यू m1 m2 m3 डॉट डॉट ऑफ m यूजिंग द इक्वेशन। अब हम लोग m1 m2 और m3 की मदद से c1 c2 और c3 की वैल्यू निकालते हैं, और इस c1 c2 c3 की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। इसमें हम लोगों का पहला इक्वेशन यानी अर्थात पहला फार्मूला होता है इफ ऑल वैल्यू ऑफ m आर डिस्टिंक्ट देन। जब हम फाइव एंड m = 0 को सॉल्व करते हैं तो हमें m के एक या एक से अधिक वैल्यू मिल सकते हैं। तो यदि जब मान लीजिए हमें m के कई वैल्यू मिले और वे सारे वैल्यू m के अलग अलग हैं, ठीक, वो सारे वैल्यू m के अलग अलग हैं, तो हम c की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। और यह फार्मूला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइव nm into c प्लस 5n-1m = 0। मतलब कि जब हम 5nm = 0 को सॉल्व करते हैं तो उस समय m की वैल्यू मिलती है, ठीक। यदि m की वैल्यू एक ही मिली, ठीक, यदि m की एक ही वैल्यू मिली तब भी c की वैल्यू निकालने के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं। और यदि m की एक से अधिक वैल्यू मिले, ठीक, एक या एक से अधिक वैल्यू मिले और वो सारे वैल्यू अलग अलग हैं तब भी हम c की वैल्यू निकालने के लिए इसी फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक। यदि m की एक वैल्यू मिली तब भी c की वैल्यू निकालने के लिए इसी फार्मूले का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए m के कई सारे वैल्यू मिले और वो सारे वैल्यू m के अलग अलग हैं हम c की वैल्यू निकालने के लिए इसी फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग का दूसरा होता है इफ टू वैल्यू ऑफ m आर इक्वल देन। यदि मान लीजिए जब हम 5nm = 0 को सॉल्व करते हैं तो हमें m के कई सारे वैल्यू मिले और उसमें से m के दो वैल्यू इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक, तो हम c की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। ये होता है c² 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ 5nm प्लस c/1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n-1m प्लस 5n-2m = 0। जब m के दो वैल्यू इक्वल मिलते हैं तो हम c की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। अब अगला हम लोग का थ्री वैल्यू ऑफ m आर इक्वल देन। यदि जब हम 5nm = 0 को सॉल्व करते हैं और हमें m के तीन वैल्यू इक्वल मिल जाते हैं हम c की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। और यह फार्मूला होता है c³ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 5nm प्लस c² 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ 5n-1m प्लस c/1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n-2m प्लस 5n-3m = 0। जब m के थ्री वैल्यू इक्वल मिलते हैं तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। यदि मान लीजिए इफ n वैल्यू ऑफ m आर इक्वल देन, यदि m के n वैल्यू इक्वल मिल जाते हैं तो हम c की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। और यह होता है c⁴n/n nth डेरिवेटिव ऑफ 5nm प्लस c⁻n-1 फैक्टोरियल n-1 n-1th डेरिवेटिव ऑफ 5n-1m प्लस c⁻n-2 फैक्टोरियल n-2 n-2th डेरिवेटिव ऑफ 5n-2m प्लस डॉट डॉट = 0। यदि हमें m के n वैल्यू इक्वल मिल जाते हैं हम c की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक। अब जब हमें m1 m2 m3 की वैल्यू से c1 c2 c3 की वैल्यू मिल जाता है तो अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालते हैं। और एसिम्पटोट्स निकालने का फार्मूला होता है y = m1x + c1 y = m2x + c2 y = m3x + c3। मतलब कि m और c के जितने वैल्यू मिलते हैं
उतने ही हमें एसिम्पटोट्स मिलते हैं। M1 C1 की वैल्यू से हम लोगों को पहला एसिम्पटोट्स मिलता है y इक्वल्स टू M1x प्लस C1। M2 और C2 की वैल्यू से हमें दूसरा एसिम्पटोट्स मिलता है y इक्वल्स टू M2x प्लस C2। M3 और C3 की वैल्यू से हम लोग को तीसरा एसिम्पटोट्स मिलता है M3x प्लस C3। मतलब कि हमें M और C के जितने वैल्यू मिलते हैं उतने ही हमें एसिम्पटोट्स भी मिलते हैं। ठीक, तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम किसी दिए गए कर्व के इक्वेशन से उस कर्व का एसिम्पटोट्स निकालते हैं। ठीक, अब इस पे हम लोग का एक क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्पटोट्स टू द फॉलोइंग कर्व। हमें कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो हम लोग एसिम्पटोट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए कर्व के इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। ठीक, मतलब पता लगाते हैं कि इस इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है और दिए गए इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री निकालने के लिए हम ये जो टर्म्स दिए होते हैं उनके पावर को देखते हैं। ठीक, और जिस टर्म का पावर जितना अधिक होता है वही उस इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है। तो यहाँ पर हम पहला टर्म देखते हैं। तो इस पहले टर्म में y का पावर कितना है 3, तो इस पहले टर्म की डिग्री हो गई 3। यहाँ पर x का पावर 2 और y का पावर 1, 2 और 1 3, तो इस टर्म की भी डिग्री हो गई 3। यहाँ पर y का पावर 2, तो इस टर्म की डिग्री हो गई 2। यहाँ पर ये जो 2 है हम इसकी डिग्री नहीं लेंगे। हम जब किसी इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री निकालते हैं यानी किसी इक्वेशन का डिग्री निकालते हैं तो इस इक्वेशन में जो चर होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, केवल हम उनकी पावर को देखते हैं। जो अचर होते हैं यानी जो कांस्टेंट होते हैं उनकी पावर को हम नहीं देखते हैं। इस इक्वेशन में x और y जो है वह वेरिएबल है, वह चर है, तो हम केवल हाईएस्ट डिग्री निकालते समय केवल उनके पावर को ही देखेंगे। इसमें जो कांस्टेंट दिए हैं उनकी पावर को हम नहीं देखते हैं हाईएस्ट डिग्री निकालते समय। ठीक, तो इस टर्म में y का जो पावर है वह है 2, तो इस टर्म की डिग्री हो गई 2। यहाँ पर y का जो पावर है वह 1 है, तो इस टर्म की डिग्री हो गई 1। यहाँ पर जो x का पावर है वह है 1, तो इसकी भी डिग्री हो गई 1। ठीक, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वह कितनी है 3। ठीक, क्योंकि ये जो दोनों टर्म है इनकी डिग्री है 3, तो इस इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वह है 3 और सबसे हाईएस्ट डिग्री को हम डिनोट करते हैं n इज इक्वल्स टू 3। ठीक, हम सबसे हाईएस्ट डिग्री को n से डिनोट करते हैं तो n इज इक्वल्स टू 3। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m in third, second and first degree terms। अब हम लोग थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री के टर्म में x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग दिए गए इक्वेशन के सबसे हाईएस्ट डिग्री में x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करते हैं और सबसे हाईएस्ट डिग्री को n से डिनोट करते हैं। ठीक, और यहाँ पर n की वैल्यू है 3, यानी इस इक्वेशन के लिए सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। तो सबसे पहले हम 3 डिग्री वाले टर्म्स में x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m पुट करेंगे। उसके बाद 2 डिग्री वाले में पुट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट डिग्री वाले में पुट करेंगे। तो जब हम 3 डिग्री वाले टर्म्स में x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5,3m। अब 3 डिग्री वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर y। तो जब y इक्वल टू m पुट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा m क्यूब। जब इसमें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m पुट करेंगे तो ये मिलेगा m। ठीक, अब थर्ड डिग्री वाला हो गया। अब सेकेंड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो सेकेंड डिग्री वाला है प्लस 2y स्क्वायर। तो जब सेकेंड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5,2m। y इक्वल टू m पुट करेंगे तो ये मिलेगा 2m स्क्वायर। अब फर्स्ट डिग्री वाले में पुट करेंगे तो फर्स्ट डिग्री वाला टर्म्स है 4y प्लस y, तो ये हो गया 5,1m इज इक्वल टू
4m प्लस 1। ठीक, अब हम लोग को 5, 5, 3, 5, 2, 5, 1 की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं नाउ, अब जो सबसे हाईएस्ट डिग्री के लिए 5 nm की वैल्यू, अब जो सबसे हाईएस्ट डिग्री के टर्म्स होते हैं उसको हम जीरो के इक्वल दिखाते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म्स कौन सा है, 53m। तो 53m को हम जीरो के इक्वल दिखाएंगे और 53m की वैल्यू कितनी है, m क्यूब माइनस m इज इक्वल्स टू 0। हम इस m क्यूब माइनस m को सॉल्व करके m की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से m कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से m इज इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो अब हमें m के वैल्यू मिल जाएंगे 0, प्लस 1 और माइनस 1। अब इस 53m को सॉल्व करने से हमें m के तीन वैल्यू मिले, 0, 1 और माइनस 1। अब हम इन m के तीनों वैल्यू से c की वैल्यू निकालेंगे। तो m के तीनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5nm इंटू c प्लस 5n माइनस 1m इज इक्वल्स टू 0। जब m के सभी वैल्यू अलग अलग होते हैं तो हम c की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ से c इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5n माइनस 1m, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5n माइनस 1m, या इंटू में है इधर आएगा तो अपान में हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5nm। अब हम n की वैल्यू पुट करते हैं तो n की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 5 2m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 53m। अब हम इसमें 5 की वैल्यू पुट करें तो 5 की वैल्यू है 2m स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 53m की वैल्यू निकालने के लिए हम 53m इज इक्वल टू m क्यूब माइनस m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 53m की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका हम m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो m क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस m का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1। अब हमें c इज इक्वल टू मिल गया माइनस 2m स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर माइनस 1। अब हम इस m के तीनों वैल्यू रख कर c की तीन वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे when m is equals to 0 then c is equals to, जब m की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, जब अंश में 0 हो जाता है तो उसकी पूरी वैल्यू हो जाती है 0। अब m इज इक्वल टू 0 हो गया, m इज इक्वल टू 1 पे निकालेंगे तो e होगा when m इज इक्वल टू 1 then c इज इक्वल टू, जब m की वैल्यू 1 है तब c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, t हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1। व्हेन m इज इक्वल टू 1 देन c इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम m इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए c की वैल्यू निकालेंगे तो e हो जाएगा व्हेन m इज इक्वल टू माइनस 1 देन c इज इक्वल टू, जब m की वैल्यू माइनस 1 है तब c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 इंटू 1 3 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो व्हेन
m is equals to when m is equals to -1 then c is equals to -1। जब m की वैल्यू -1 है तब c की वैल्यू भी -1 है। इस प्रकार हमें m के 3 वैल्यू से c के 3 वैल्यू मिल गए। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालते हैं। तो अब हो जाएगा नाउ एसिम्पटोट्स, और एसिम्पटोट्स निकालने का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब हमें m और c के कई सारे वैल्यू मिले हैं, तो हम लोग का पहला एसिम्पटोट्स हो जाएगा y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। तो m की पहली वैल्यू कौन सी है? m की पहली वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा m1, और इस m इज इक्वल टू 0 के लिए c की वैल्यू मिला है 0, तो ये हो जाएगा c1। तो अब हम इस इक्वेशन में m1 इज इक्वल टू 0 और c1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि m की पहली वैल्यू 0 है और इस m की पहली वैल्यू के लिए c की वैल्यू मिली है 0, तो c इज इक्वल टू 0 c की पहली वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें m इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 0 और c1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस c1 की वैल्यू 0, ये हो गया y इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया हम लोगों का पहला एसिम्पटोट्स। ठीक, अब हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक, अब m की दूसरी वैल्यू है 1 और इसके लिए c की वैल्यू निकला है -1। ठीक, तो अब हम इस इक्वेशन में m2 इज इक्वल टू 1 और c2 इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, m2 की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस c2 की वैल्यू -1, ये हो जाएगा x -1 x, y को इधर लाएंगे तो -y -1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोगों का दूसरा एसिम्पटोट्स। ठीक, अब हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। m की तीसरी वैल्यू है -1 और इस m इज इक्वल टू -1 के लिए c की वैल्यू निकला है -1, तो c इज इक्वल टू -1 हो जाएगा c3 और m इज इक्वल टू -1 हो जाएगा m3, क्योंकि m की तीसरी वैल्यू -1 और इसके लिए c की वैल्यू निकला है -1। तो हम इस इक्वेशन में m3 इज इक्वल टू -1 और c3 इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स -1, ये हो जाएगा -x -1, -x को इधर लाएंगे प्लस x प्लस y, -1 को इधर लाएंगे +1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोगों का तीसरा एसिम्पटोट्स। इस प्रकार हमें दिए गए कर्व के इक्वेशन के लिए हमें 3 एसिम्पटोट्स मिल गए और ये हो जाएगा इनका आंसर। ठीक, तो इस पे अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोगों को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट डिग्री निकालते हैं। तो इसके लिए हम देख रहे हैं पहले टर्म में x की पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3, यहाँ x का पावर 2, y का पावर 1, 2 और 1 3, इसकी डिग्री हो गई 3, x का पावर 1 और y का पावर 2, इसकी डिग्री हो गई 3, y का पावर 3, इसकी डिग्री हो गई 3, x का पावर 2, इसकी डिग्री हो गई 2, x का पावर 1 और y का पावर 1, 1 1 2, इसकी डिग्री हो गई 2, y का पावर 2, इसकी डिग्री हो गई 2, x का पावर 1, इसकी डिग्री हो गई 1 और यहाँ एक्स वाई है ही नहीं, तो इसकी डिग्री हो गई 0। तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? सबसे हाईएस्ट डिग्री इस इक्वेशन में 3 है। ठीक, और सबसे हाईएस्ट डिग्री को डिनोट करते हैं n से, तो n इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद पुटिंग करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन थर्ड, सेकेंड and first degree terms। अब हम x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री के टर्म्स में। सबसे पहले हम सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म में पुट करते हैं, उसके बाद उससे कम डिग्री वाले में, उसके बाद उससे कम डिग्री वाले में। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 है, उससे कम 2 डिग्री है, उससे कम फर्स्ट डिग्री है। ठीक, तो सबसे पहले हम थर्ड डिग्री वाले में पुट करेंगे
और जब थर्ड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 53m। इसमें 3 डिग्री वाले टर्म्स कौन कौन से हैं? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y क्यूब, ये 3 डिग्री वाले टर्म्स हैं। तो इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1, प्लस इसमें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3m, माइनस इसमें जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे ये हो जाएगा माइनस 3m क्यूब। अब 3 डिग्री वाला हो गया। अब सेकंड डिग्री वाले में पुट करेंगे, तो जब सेकंड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो मिलेगा 52m। अब सेकंड डिग्री वाले कौन कौन से हैं? प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये सेकंड डिग्री वाले टर्म है। ठीक, तो इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा 1, माइनस इसमें पुट करेंगे ये हो जाएगा माइनस 2m, फिर इसमें पुट करेंगे ये हो जाएगा 3m स्क्वायर। अब सेकंड डिग्री वाला हो गया। अब फर्स्ट डिग्री वाले में पुट करेंगे तो फर्स्ट डिग्री वाला है 4x, तो फर्स्ट डिग्री वाला है तो ये हो जाएगा 51m इज इक्वल टू x का 1 पुट करेंगे हो जाएगा 51m इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को 0 के इक्वल दिखाते हैं। ठीक, तो नाउ सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है 53m इज इक्वल टू 0। 53m की वैल्यू है 1 प्लस 3m माइनस m स्क्वायर माइनस 3m क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर है 3 और इसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और घात और इस इक्वेशन को घात के घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं। तो इसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3m क्यूब। ठीक, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस m स्क्वायर, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस 3m, इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से हमें इन दोनों में m स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3m प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस 1/3 और यहाँ m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो m के 3 वैल्यू मिल गए, माइनस 1/3 प्लस 1 और माइनस 1। अब ये m के तीनों वैल्यू अलग अलग है, तो अब हम c की वैल्यू निकालने के लिए किस फार्मूले का यूज करेंगे? नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5nm इंटू सी प्लस 5n माइनस 1m इज इक्वल टू 0। जब m के तीनों वैल्यू अलग अलग होते हैं तो हम c की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ से c इज इक्वल टू माइनस 5n माइनस 1m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5nm, n की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 2m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 53m। अब c इज इक्वल टू 5 to m की वैल्यू है 1 माइनस 2m प्लस 3m स्क्वायर, तो माइनस 1 माइनस 2m प्लस 3m स्क्वायर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 53m की वैल्यू निकालने के लिए हम 53m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 53m की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें जब 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, 3m का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 माइनस m स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2m माइनस 3m क्यूब का करेंगे तो हो जाएगा 9m स्क्वायर। ठीक, अब हम m की अलग अलग वैल्यू रख के c की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे व्हेन m इज इक्वल टू माइनस 1/3 देन c इज इक्वल टू। जब m की वैल्यू माइनस 1/3 है तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू माइनस 1/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1/3 प्लस 3 इंटू माइनस 1/3 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1/3 माइनस 9 इंटू माइनस 1/3 का स्क्वायर
तो इसको जब सॉल्व करेंगे -1 माइनस माइनस मिलके प्लस, प्लस 2/3 प्लस -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1/9 मिलेगा। ठीक, 1/9 मिलेगा और 1/9 को 3 से कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 1/3। ठीक, उसके बाद 3 माइनस माइनस प्लस तो 2/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे, -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा प्लस 1/9 और 1/9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा -1। ठीक, अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 + 2 + 1 और ये बाहर का माइनस। उसके बाद नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 + 2 - 3। ठीक, अब यह 3 और यह 3 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 3, 2, 5 और 1 -6 अपान नीचे 9 और 2 11 और 11 में से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक, तो ये हो गया -6/8, ये हो जाएगा -3/4। When m is equals to -1/3 then c is equals to -3/4। m की पहली वैल्यू m is equals to -1/3 के लिए c की पहली वैल्यू है -3/4। अब हम m की दूसरी वैल्यू पर निकालेंगे। अब हम m की दूसरी वैल्यू के लिए c की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा when m is equals to 1 then c is equals to, जब m is equals to 1 पर c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m is equals to 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -1 - 2 × 1 प्लस 3 × 1 का स्क्वायर अपान 3 - 2 × 1 -9 × 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 - 2 प्लस 3/3 - 2 - 9 प्लस 3 और +1 +4 +4 - 2 तो ये हो जाएगा +2 और +2 का माइनस में करेंगे ये हो जाएगा -2 -9 -2 -11 और -11 और +3 ये हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद ई हो जाएगा -2/-8 और ये हो जाएगा 1/4। ठीक, अब उसके बाद हम m इज इक्वल्स टू -1 पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा when m इज इक्वल्स टू -1 देन c इज इक्वल्स टू, जब m की वैल्यू -1 है तब c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 - 2 × -1 प्लस 3 × -1 का स्क्वायर अपान 3 - 2 × -1 -9 × -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस 2 -1 का स्क्वायर करेंगे +1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ये हो जाएगा 3 अपान 3 प्लस 2 -1 का स्क्वायर +1 तो ये हो जाएगा -9 3 + 2 5 +1 ये हो जाएगा -6 अपान 3 और 2 5 और -9 + 5 -4 ये हो जाएगा 3/2। ठीक, अब हमें m के तीनों वैल्यू से m के तीनों वैल्यू से c के 3 वैल्यू मिल गए। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे तो ये होगा
नाउ एसिम्प्टोट्स का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब हमें m और c के तीन वैल्यू मिले हैं तो हमें एसिम्प्टोट्स भी तीन मिलेंगे। हम लोग को पहला एसिम्प्टोट्स हो जाएगा y इक्वल टू m1x प्लस c1। ठीक, अब हम m की पहली वैल्यू है -1/3 और इसके लिए c की वैल्यू मिला है -3/4, तो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3 और c1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3/4। अब इसमें हम m1 और c1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स प्लस -3/4। ठीक, m1 की वैल्यू -1/3 और c1 की वैल्यू -3/4, ये हो जाएगा -x/3 -3/4। इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -4x -9। 12 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 12y इज इक्वल टू -4x -9। 4x इधर आएगा तो +4x प्लस 12y -9 इधर आएगा तो +9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का पहला एसिम्प्टोट्स। ठीक, अब हम लोग का दूसरा एसिम्प्टोट्स हो जाएगा y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। m की दूसरी वैल्यू है 1 और इसके लिए c की वैल्यू मिला 1/4, तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1/4, ये हो जाएगा x प्लस 1/4। अब इस इक्वेशन में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 4x प्लस इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल, बचेगा 1, ये हो जाएगा 4x। 4y को उधर ले जाएंगे तो -4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का दूसरा एसिम्प्टोट्स। ठीक, अब हम लोग का तीसरा एसिम्प्टोट्स होगा y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। m की तीसरी वैल्यू -1 और इसके लिए c की वैल्यू निकला है 3/2, तो m3 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और c3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 3/2, ये हो जाएगा -x प्लस 3/2। अब इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। 2x को इधर लाएंगे तो प्लस 2x प्लस 2y प्लस 3y इधर आएगा तो -3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का तीसरा एसिम्प्टोट्स। इस प्रकार हमें दिए गए कर्व के इक्वेशन के लिए 3 एसिम्प्टोट्स मिल गए। ठीक, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।